इंडिया में हर कोई आर्टिकल 29 को माइनॉरिटी का आर्टिकल समझता है, लेकिन सच क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का नाम होने के बावजूद आर्टिकल नंबर 29 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। अगर किसी मेजोरिटी कम्युनिटी का भी कोई ग्रुप अलग भाषा, स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्ट कल्चर रखता है तो उन्हें भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है जो माइनॉरिटीज को मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 54 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज एंड पार्ट 13 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और आज हम देखने वाले हैं फिफ्थ कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 आते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, बिकॉज आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 को बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे अगर आप सही वे से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। ओके, so these are the topics which we are going to cover in this video. So article number 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल नंबर 29 जो है उसके तहत दो क्लॉज हैं। आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज 1 जो कि ग्रुप को राइट प्रोवाइड करता है, एंड आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज 2 जो कि इंडिविजुअल राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड आर्टिकल नंबर 29 जो है उसके तहत क्लॉज 1 जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी की बात करता है, यानी ग्रुप राइट की बात करता है, एंड आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज 2 जो है वो एजुकेशनल एक्सेस की बात करता है, जो कि इंडिविजुअल राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। सो आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज 1, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी भारत के किसी भी कोने में कोई भी भारतीय अगर रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स कहा गया है, यानी ये जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है, एलियन सिटीजन्स को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत के जो भी निवासी हैं, जो भी सिटीजन हैं, वो भारत के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, अगर उनको लगता है कि उनका लैंग्वेज जो है डिस्टिंक्ट है, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है, उनका कल्चर जो है वो अनोखा है, डिस्टिंक्ट है, तो वो उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रिजर्वेशन का राइट उनको मिलता है अंडर आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1 के तहत। सो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ये अपने आप में एक बहुत ही वाइड टर्म है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो है उसके अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाएंगे? तो रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, कल्चरल माइनॉरिटी जो है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप विद इन द मेजोरिटी कम्युनिटी भी इंक्लूड हो जाते हैं। यानी एक मेजोरिटी कम्युनिटी है, उसके तहत अगर कोई सब कम्युनिटी है, उनके पास भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर अगर है, तो वो भी उन चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम हिंदू कम्युनिटी को लेते हैं, तो हिंदू कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी हो गई। अब हिंदू कम्युनिटी के अंदर कोंकणी स्पीकिंग जो हिंदू हैं वो क्या हो गए? वो माइनॉरिटी हो गए। तो वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्शन में ला सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 1। ओके, उसी तरीके से मैथिली स्पीकिंग जो हिंदू हैं बिहार के अंदर, वो भी क्या हो गए? वो मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर ही फॉल हो रहे हैं, इसीलिए उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और किस किस रिस्पेक्ट में ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है? तो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर है तो ही ये प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है माइनॉरिटीज को, एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप्स विद इन द मेजोरिटी कम्युनिटी को भी मिलता है। So article number 29 clause 2, no discrimination in educational institution. So article number 29 का clause 2 कहता है that no citizen shall be denied admission to any state maintained or state aided educational institution only on grounds of religion, race, caste and language. ओके, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो भी एक क्राइटेरिया है, यानी कोई भी स्टेट एडेड, यानी कोई ऐसा कॉलेज या स्कूल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है या फिर पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वहां पे आपको एडमिशन लेने से रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे मना नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, सो आपको ध्यान देना है कि ये राइट जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो राइट है आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 के तहत ये इंडिविजुअल सिटीजन जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ग्रुप को नहीं प्रोवाइड करता है। ग्रुप के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 जो है वो इंडिविजुअल सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ पे अप्लाई होगा? तो जितने भी सरकारी स्कूल या कॉलेजेस हैं या फिर वो स्कूल और कॉलेजेस जहां पे फंडिंग जो है स्टेट के द्वारा दी जाती है, वहां पे आपके साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन जो है डिनाई नहीं किया जा सकता है। और ये क्यों प्रोवाइड किया गया है? रीजन क्या है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सक्लूशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी फैक्टर। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे किसी को एक्सक्लूड ना किया जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये आर्टिकल जो है वो दिया गया है। एंड स्पेशली यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है लैंग्वेज। ठीक है, भाषा को भी यहाँ पे एक आधार जो है बनाया गया है। हम आर्टिकल नंबर 15 को जब देखते हैं तो वहां पे जो ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और लैंग्वेज जो है यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। लैंग्वेज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 15 जो है वो जनरल इक्वलिटी की बात करता है, बट आर्टिकल नंबर 29 जो है वो माइनॉरिटी की इक्वलिटी को लाने की कोशिश करता है, वो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 के तहत हम देखते हैं कि ग्राउंड्स जो हैं वो दिए गए हैं रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज को बनाकर। ओके, सो राइट टू कंजर्व लैंग्वेज इंक्लूड्स एजिटेशन। इसका क्या मतलब हो गया? क्योंकि एजिटेशन का अगर हम ऐसे मतलब सर्च करें डिक्शनरी में, मतलब हम देखें तो उसका मतलब हो जाता है आंदोलन करना, अशांति फैलाना। ठीक है, तो राइट टू कंजर्व लैंग्वेज जो है उसके अंदर क्या आंदोलन करना और अशांति फैलाना इंक्लूड हो सकता है? तो यहाँ पे एजिटेशन जो वर्ड है उसका मतलब अशांति फैलाना नहीं है। हाँ, आप आंदोलन कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व योर लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू कंजर्व योर लैंग्वेज। ठीक है, बट वो आंदोलन जो है वो पीसफुल होना चाहिए, वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट राइट टू कंजर्व लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट और प्रोटेस्ट फॉर इट्स प्रोटेक्शन, बट दैट शुड बी पीसफुल। ठीक है, वायलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। और आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने भाषा के, अपने लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट जो है कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि वो पीसफुल हो। ठीक, और इसके कंसिक्वेंसेस में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्पीचेज में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जनता से कहते हैं कि हम आपकी कम्युनिटी का जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करवाएंगे। और ये भाषण अगर दिया जाता है किसी नेता के द्वारा और भाषण में कहा जाता है कि हम आपके कम्युनिटी का जो ये लैंग्वेज है, ये जो आइडेंटिटी है, इसको हम प्रोटेक्शन दिलवाएंगे, तो ये कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और ये करप्ट प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। So now we will be talking about article number 30, जहां पे कहा गया है right of minorities to establish and administer educational institution। आर्टिकल नंबर 30 जो है वो एक्सक्लूसिवली डील करता है रिलीजियस माइनॉरिटी से एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से। यानी आर्टिकल नंबर 30 के तहत अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी हैं या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं तो आपके पास ये अधिकार हो जाता है, आ जाता है कि आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 का क्लॉज 1 क्या कहता है? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मतलब जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिगार्डिंग देयर रिलीजन, रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज, एंड वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को।
सो आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1 में हम देखते हैं कि दो डिस्टिंक्ट राइट मिले हुए हैं। पहला क्या है? रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कहा गया है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो स्कूल या फिर कॉलेजेस जो हैं क्रिएट कर सकते हैं अपने चॉइस से, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर कल्चर, इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एजुकेशन अलाइंड विद देयर कम्युनिटीज नीड। यानी उनकी कम्युनिटी के हिसाब से जो जरूरत उनको लगती है उसके हिसाब से वो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो प्रिजर्व कर सके अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सके एंड अपनी आइडेंटिटी को वो स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है। देन सेकेंड राइट मिल जाता है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये अधिकार है कि वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, मैनेजिंग ऑफ फाइनेंसेस एंड प्रॉपर्टी, क्रिएटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज एटसेट्रा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार है एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का भी अधिकार है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है। दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेगुलेशंस, और ये जो रेगुलेशन है इनके द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि एजुकेशनल एक्सेलेंस जो है वो मेंटेन होकर रहे, एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन होकर रहे, प्रॉपर यूज ऑफ स्टेट फंड जो है वो हो, यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल किया जाए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही से मेंटेन किया जाए। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अगर प्रोवाइड की जा रही है और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ दिया है कि तुम्हें जैसे मैनेज करना है वैसे करो, तो बहुत सारी चीजें जो है वो गलत हो जाएंगी, वैसी चीजें हो जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रेगुलेशंस जो हैं वो सरकार के द्वारा सेट किए जाते हैं, और सरकार जो है वो नजर रखती है कि सारी चीजें सही से फॉलो की जा रही है कि नहीं। अगर सारी चीजें सही से फॉलो की जा रही है तो वो एड जो है प्रोवाइड करना कंटिन्यू रखती है, आर्थिक सहायता जो है वो सरकार की तरफ से मिलता रहता है, अदरवाइज उन चीज़ों को विड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, बट रेगुलेशन अगर लाया जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की तरफ से कुछ रेगुलेशंस होंगे ताकि एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे बना रहे, बट ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं ले आने हैं जिससे जो कैरेक्टर है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का वही खत्म हो जाए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो सेट कर सकती है कि टीचर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, बट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कि इस लैंग्वेज को तुम क्यों यूज कर रहे हो, इस लैंग्वेज को यूज मत करो, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करो। तो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे रेगुलेशन अगर लाया जाएगा तो हो सकता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर है वो लूज हो जाएगा। तो रेगुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है माइनॉरिटी कैरेक्टर को। ये बात इस तरीके से आपको समझनी है। ओके, देन आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1A। सो 1A है यहाँ पे, मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, और ये कब जोड़ा गया है? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला के 1978 में जोड़ा गया है। सो आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1A क्या बात करता है? रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सरी एक्विजिशन। और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर स्टेट जो है वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, देन प्रॉपर कंपनसेशन जो है वो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एंड कंपनसेशन मस्ट नॉट रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशंस राइट अंडर द आर्टिकल 30। इसका क्या मतलब है? तो मान लेते हैं कि एक हाईवे जो है वो बनाना है, और उस हाईवे के बीच में ही एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉल हो जा रहा है। तो क्योंकि गवर्नमेंट को हाईवे जो है पास करना है और हाईवे के लिए जगह जमीन जो है वो सरकार को लेनी है, तो सरकार जो है वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी और उनको प्रॉपर कंपनसेशन देगी। और वो कंपनसेशन इतना होना चाहिए कि यहाँ से ये इंस्टीट्यूशन अगर ख़त्म कर दिया जाता है और दूसरी जगह पे उसको अगर स्टैब्लिश किया जाता है तो वो कंपनसेशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से खड़ा हो जाए और फुल फ्लेज में रन करे। ऐसा ना हो कि कंपनसेशन जो है वो कम मिले और
जिस तरीके से यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन जो है चल रहा था उस तरीके से यहाँ पे नहीं चल पाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कंपनसेशन इतना होना चाहिए कि अगर रीस्टैब्लिश किया जाए उस इंस्टीट्यूशन को तो वो फुल फ्लेज में काम करना शुरू करे। ठीक है, तो ये बात कही गई है यहाँ पे। अब रीजन क्या है इस आर्टिकल को लाने का? तो आर्टिकल नंबर 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जो कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया। अब जब फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंडामेंटल राइट का हनन अगर होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए ही आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1A जो है लाया गया और कहा गया कि सरकार जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करेगी, जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टी को इनफैक्ट एक्वायर करेगी, तो सरकार को प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 2, नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड। तो इस आर्टिकल में यह कहा जाता है कि स्टेट जब भी फंडिंग प्रोवाइड करेगी, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी सरकार। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन discriminate against any educational institution on the grounds that it is under the management of a minority whether based on religion or language। ठीक है, जब भी आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो भेदभाव नहीं किया जाएगा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ये समझ के कि ये तो माइनॉरिटीज के लिए है, ये रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी है या फिर लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये कहा जा रहा है आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 2 में। तो क्या बात आपको याद रखनी है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा जब भी आर्थिक सहायता जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। बट ये आर्थिक सहायता जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगी, यानी सरकार की तरफ से जब भी एड प्रोवाइड किया जाएगा तो जस्ट आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो इसलिए आपको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको प्रॉपरली अप्लाई करना होगा, आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, आपको क्वालिफाई करना होगा, आपको उन सारे कंडीशंस को फुलफिल करना होगा जो बाकी इंस्टीट्यूशंस को फुलफिल करने होते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो ही आपको एड जो है सरकार की तरफ से मिलेगा, यानी आर्थिक सहायता जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगा। आर्टिकल नंबर 30 के तहत और क्या राइट मिला हुआ है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को? तो ये राइट मिला हुआ है कि वो एजुकेशन जो है अपने लैंग्वेज में प्रोवाइड कर सकते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों को यानी अपने कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको अपने लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। सो अब हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो पहला जो प्रकार है उसमें हम देखते हैं कि वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉल होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से एंड एड जो है प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, यानी आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड की जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल भी मिला हुआ है। तो ऐसे जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे स्टेट के जो रेगुलेशंस हैं यानी सरकार के जो रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार की तरफ से अप्रूवल भी मिला हुआ है और सरकार की तरफ से इनको फंडिंग भी दी जा रही है। तो सरकार के जो रेगुलेशन होंगे रिगार्डिंग सिलेबस, डिसिप्लिन, स्टाफ स्टैंडर्ड एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें जो है इस टाइप के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने पड़ते हैं। देन सेकेंड जो टाइप है उसमें आ जाता है सीकिंग ओनली रिकॉग्निशन नो एड, यानी सरकार की तरफ से अगर वो रिकॉग्नाइज किया गया है, अप्रूव किया गया है, बट वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो फंडिंग नहीं लेता है, वो कोई भी आर्थिक सहायता जो है वो सरकार की तरफ से नहीं लेता है, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम देखते हैं कि सरकार का कंट्रोल जो है वो घट जाता है, बट स्टेट जो है सरकार जो है वो रेगुलेट कर सकती है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड।
देन थर्ड जो टाइप है उसके अंदर सीकिंग नाइदर एड नॉर रिकॉग्निशन, यानी सरकार के तरफ से कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, आर्थिक जो सहायता है वो भी बिल्कुल नहीं दी जाती है एंड रिकॉग्निशन जो है वो भी नहीं दिया जाता है। तो वैसे केस में क्या होता है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास मैक्सिमम ऑटोनॉमी होती है। मैक्सिमम ऑटोनॉमी होती है इसका ये मतलब नहीं है कि वो मनमाने तरीके से कुछ भी करेंगे, ठीक है। जनरल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे उन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो कि ना ही एड पा रहे हों सरकार की तरफ से ना ही रिकॉग्निशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ये सारी चीजें जो है उनको फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, उनके पास मैक्सिमम ऑटोनॉमी है, वो अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, बट दैट शुड बी रीजनेबल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं और कहा गया है कि माइनॉरिटीज के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो गवर्निंग बॉडी को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि वो स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं, टीचर का अपॉइंटमेंट हो या लेक्चरर्स का, प्रिंसिपल्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, इन सब का अपॉइंटमेंट जो है वो माइनॉरिटीज खुद कर सकते हैं एंड मिसकंडक्ट से रिगार्डिंग, नॉन परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग एक्शन जो है वो माइनॉरिटीज खुद ले सकते हैं। देन जो माइनॉरिटीज हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि किनका एडमिशन जो है वो लेना है, लिंक्ड टू चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो डिसाइड कर सकता है कि कैसे स्टूडेंट को हमें एडमिशन देना है, कैसे स्टूडेंट को हमें एडमिशन नहीं देना है, ठीक है। बट वो रीजनेबल होने चाहिए, रैकलेस रैंडम तरीके से वो कुछ भी डिसाइड करके कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फी स्ट्रक्चर जो है वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो खुद फॉलो कर सकते हैं, बट वो रीजनेबल रेशनल तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम हाई फाई फीस जो है वो रख देंगे, ओके। देन माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि वो अपने प्रॉपर्टी एंड एसेट को यूज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये अधिकार माइनॉरिटीज को मिले हुए हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पर्टिकुलरली मिले हुए हैं, ओके। सो पर्पस क्या है आर्टिकल नंबर 30 का? सो द राइट गिवन अंडर आर्टिकल 30 आर मेंट टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर ट्रीटेड इक्वली विद द मेजॉरिटी कम्युनिटी। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, ये कोई रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 30 के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू मेजॉरिटी कम्युनिटी। और आपको सब्सटैंटिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो याद करना होगा, हमने पहले इसको 2 बार डिस्कस किया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 30 जो है वो सब्सटैंटिव इक्वलिटी की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 जो है इसका ये मतलब नहीं है कि माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है या फिर अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है या फिर स्पेशल सुपीरियर पोजीशन दिया जा रहा है, नहीं। वो अगर सोसाइटी में नीचे हैं, उनको अगर सपोर्ट की जरूरत है और अगर वो ज़रूरत जो है वो सरकार की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करके दी जा सकती है, तो वो कोशिश जो है आर्टिकल नंबर 30 के द्वारा की जा रही है। इसका क्या मतलब हो गया? दैट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट एंड गवर्नमेंट शुड नॉट मिसयूज आर्टिकल 30 टू फेवर माइनॉरिटीज मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है कि जितनी जरूरत हो उतना ही सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए थ्रू आर्टिकल नंबर 30। जरूरत से ज्यादा जो है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, अदरवाइज वो मिस यूज हो जाएगा आर्टिकल का। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो जनरल लॉज हैं वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। जो लॉज दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल हैं वो लॉज जो हैं जनरल लॉज, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी लॉज, नेशनल इंटरेस्ट लॉज, पब्लिक ऑर्डर लॉ, मोरालिटी एंड हेल्थ रूल्स, सैनिटेशन एंड सेफ्टी रूल, टैक्सेशन लॉज, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, ये जो जनरल लॉज हैं ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे भी एप्लीकेबल है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये कह के बच के निकल नहीं सकते हैं कि नहीं ये तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जस्ट बिकॉज वी आर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जी नहीं, ये सबके लिए है, ये सब पे एप्लीकेबल है।
सो राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ठीक है। यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो डेफिनेटली राइट रखते हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस जो है वो खोल सकते हैं, बट ये राइट जो है उनका अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट नहीं है इसका ये मतलब है कि वो मिस यूज ऑफ पावर जो है नहीं कर सकते हैं, मिस मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ माइनॉरिटी। उनको कुछ रेगुलेशन जो है वो फॉलो करना होगा, रीजनेबल जो रूल्स हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी वो उनको फॉलो करना होगा। अदरवाइज वो आर्थिक सहायता जो सरकार की तरफ से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो वो फंड कहाँ पे जाके कैसे खत्म हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है वो सही तरीके से यूज हो, उसके लिए जरूरी है कि स्टेट की तरफ से रीजनेबल रूल्स जो हैं वो रखे जाएं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। और इसके लिए सरकार जो है वो रूल बनाती है ताकि इंश्योर किया जा सके कि एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन होके, ऐसा ना हो कि सरकार की तरफ से फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है बट एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। क्वालिटी टीचर्स जो है वो मिलने चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स मिलने चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होकर रहना चाहिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का वेलफेयर जो है वो भी मेंटेन होकर रहना चाहिए, फेयर सैलरी रूल्स जो हैं वो वहाँ पे फॉलो होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टाफ का। इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है स्टेट के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास इस्टेब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का अधिकार है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन जो हैं सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं ताकि सारी चीज़ों को सही से मैनेज करके रखा जा सके, और जो फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो अधिकार दिया गया है, उनका गलत इस्तेमाल न हो। अनएडेड माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, बट उनको याद रखना होगा कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो रैशनल होगा एंड फेयर मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है वो यूज किया जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट यानी सरकार के द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ सेट किया गया है और वो उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए किसी और क्वालिफिकेशन वाले टीचर को अपॉइंट कर ले रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। सरकार के द्वारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर्स का बताया गया होगा, स्टैंडर्ड सेट किया गया होगा, उन्हीं टीचर्स को वो अपॉइंट कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। सो सरकार की तरफ से अगर फंडिंग दी जा रही है, आर्थिक सहायता अगर दी जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सरकार की तरफ से अगर आर्थिक सहायता प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता है कि इंस्टीट्यूशन को कहा जाए कि आप अपना माइनॉरिटी राइट जो है वो छोड़ दो। सरकार की तरफ से अगर एड प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सरकार जो है वो इंटरफेयर करेगी माइनॉरिटी कैरेक्टर में, और जिस चीज़ के लिए उस चीज़ को बनाया गया है यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया है वहाँ से मेन एसेंसी सरकार खींच ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। माइनॉरिटी राइट जो है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेंगे, इवन सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जा रही है तो भी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रोवाइड किया जा रहा है तो सरकार जो है वो कंपल्शन ला के उनके ऊपर प्रेशर डाल के सारी चीज़ों को चेंज करवा देगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है कुछ कंडीशंस, बट इन कंडीशंस को इम्पोज करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हो रहा है। ये कंडीशंस इसलिए पुट किए जाते हैं ताकि मिस यूज ऑफ मनी जो है वो ना हो एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो है वो इंश्योर किया जा सके, बेसिक स्टैंडर्ड जो चाहिए वो भी मेंटेन होके रह सके, इसीलिए कुछ कंडीशन जो हैं वो सरकार के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। बट इन कंडीशंस के वजह से, इन रूल्स के वजह से आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1 के तहत जो राइट्स मिले हुए हैं उनका हनन होना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1 के तहत जो राइट मिला हुआ है उसको कमज़ोर नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।